8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 जो आपके 8 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है, तो 8 अप्रैल को जो पेपर आएगा वो आपके इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में हम देख लेंगे, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होने वाले हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये आपके 8वीं क्लास का एक पेपर है, गणित का पेपर। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इसकी पीडीएफ मैंने आपकी जो व्हाट्सएप पे भेजी थी, इसका फोटो खींच के, ये वही आपका जो पेपर है जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाली थी। तो आइए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसको हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी ये था कि 7 का घन कितना है, और ये 7 का जो घन है वो 7 का घन का मतलब 7 को 3 बार गुणा करना होता है। 7 × 7 × 7, 7 7 49, और 49 को हम 7 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा आपके 343। तो उत्तर कितना आएगा इसका घन में? 343। स वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगर ये घन की जगह पे आपसे ये क्यूब पूछ रहा है, ठीक है, द क्यूब ऑफ 7, तो 3 टाइम्स को मल्टीपल करेंगे तो ये 343 इसका आंसर आ जाएगा। और ये अगर आपको स्क्वायर पूछे, वर्ग पूछे, तो फिर आपको 2 बार ही गुणा करना है। इसी में ये वर्ग पूछता कि 7 का वर्ग कितना है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा फिर? 7 × 7 बराबर 7 7 49। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। इन प्रश्नों के साथ में हम कई सारे नए प्रश्न आपको और जो समझाने की कोशिश करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को। तो 7 का वर्ग पूछे तो 49 है, और 7 का घन पूछे तो 343। इस प्रश्न से आपको क्या समझना है? आपको 1 से 10 तक तो वर्ग घन याद कर लेने, 1 से 10 तक तो आपको घन याद करने, और 1 से 20 तक आपको जो वर्ग याद करने, ताकि इनमें से कोई न कोई एक प्रश्न आपके यहाँ पर जरूर पूछा जाएगा। और ये अगर आपको याद है, इस प्रकार का सवाल आपको करना आता है, तो आपके नंबर जो नहीं कटेंगे, पूरा नंबर आपके मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, व्यंजक दे रखा है a² + 2ab + b², इसका गुणनखंड करना है। तो इसका जो गुणनखंड होता है ये किसका सूत्र है? ये आपके a + b का होल स्क्वायर का सूत्र है। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + 2ab और प्लस में b²। तो ये इसका सूत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके a + b का होल स्क्वायर। इसके देखा आपके दूसरा प्रश्न क्या बनता है? दूसरा प्रश्न आपके a - b का बन सकता है। a - b का होल स्क्वायर बराबर ये a², ये माइनस के 2ab और प्लस में b²। या माइनस है तो यहाँ 2 के साथ में माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस है तो 2 के साथ में प्लस आ जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र आपकी इसका बनता है, ये पहला ऑप्शन का, कि a² - b²। इसका क्या बनेगा? एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ये तीनों ही सूत्र आप अच्छी प्रकार से रट लेना। ये तीनों ही सर्व समीकरण कहलाती हैं, और आपके काफ़ी ये काम की चीज़ें, इसको अच्छी प्रकार से समझ लेना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपके 7, इसका दूसरे का आंसर a + b का होल स्क्वायर। अगला प्रश्न आपके है कि एक घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? तो घन जो होता है उसमें वर्ग होते हैं, उसके जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। तो आपको एक घन बनाना है इस प्रकार से, ठीक है, ये आपके एक वर्ग है, और इसमें आपको इस प्रकार से एक घन बना लेना है। फिर इसको इससे मिलान कर लेनी है, और इसको इससे मिलान करेंगे ये, ठीक है। तो ये आपके एक घन बन जाएगा। तो जो आप कमरे में बैठते हैं, जिस कमरे में बैठे हुए हैं, वो एक या तो घनाभ के आकार का होगा, या फिर वो आपके घन के आकार का होगा। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है वो घन होता है, और जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है वो घनाभ होता है। ये आपके सामने एक घन है, इसमें कितने किनारे हैं? ये जो लाइनें दिख रही है वो लाइनें कितनी है? तो इसमें टोटल आपके 12 किनारे होते हैं। घन में आपके किनारे पूछे तो किनारे कितने हो जाएंगे? 12 किनारे हो जाएंगे। ये 4 तो नीचे छत वाले, 4 तो नीचे छत, ये फर्श वाले, और 4 ही ऊपर आपके छत वाले, 8 हो जाएंगे, और 4 आपकी दीवारों वाले। तो आपके टोटल 12 किनारे हो जाएंगे। तो 12 तो इसके किनारे, और इसमें आपके पूछे शीर्ष कितने, कोने कितने? तो शीर्ष आपके 4 ऊपर और 4 ही नीचे, 8 शीर्ष हो जाएंगे। और फलक पूछे, यानी कि पृष्ठ पूछे कि पृष्ठ कौन सा, कितने पृष्ठ होते हैं? तो 6 पृष्ठ होते हैं। चाहे आपके घन पूछे या घनाभ पूछे, दोनों में उत्तर एक जैसा आएगा। विकर्ण कितने होते हैं? तो विकर्ण होते हैं आपके इसमें 2 और 2 4। तो आपके इसमें विकर्ण जो हो जाएंगे टोटल, वो इसमें 4 विकर्ण होते हैं। आपसे ये पूछे कि किसी कमरे में सबसे बड़ा, अगर आपको कोई बांस रखना है, कोई जो छड़ रखनी है लोहे की, तो कैसे रखेंगे? तो विकर्ण के सहारे रखेंगे। विकर्ण जैसे तिरछा रखेंगे तो सबसे लंबी वो छड़ हो जाएगी। तो किनारे कितने होते हैं? किनारे होते हैं 12। 8 क्या होते हैं? ये 8 होते हैं, इसमें शीर्ष होते हैं। और मैं इसकी जो पूरी पीडीएफ है वापस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने ऐप में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। और ये होते हैं इसमें 6 इसके फलक होते हैं। जो घन होता है उसके फलक या पृष्ठ वर्गाकार होते हैं, और घनाभ में आयताकार होते हैं। अगला प्रश्न है, ये बिंदु दे रखा है 0,3, ये किस अक्ष पर स्थित है? जहां पर y का मान 0 होता है तो वो x अक्ष पर स्थित होता है। और कोई अगर ये इस प्रकार से दे दे 0,3, जहां पर x का मान 0 है, जहां पर, एक मिनट इसको वापस चेक करते हैं, जहां पर y का मान 0 है तो वो x अक्ष पे होगा,
और जहाँ पर x का मान 0 हो जाए वो वहाँ कहाँ पे होगा, y अक्ष पे होगा। और मूल बिंदु के आपसे निर्देशांक पूछ सकते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, याद कर लेना 0,0 होते हैं। और पांचवा प्रश्न आपको इसमें मान ज्ञात करना इसका। तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, नियमों का हम उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपकी किसी भी संख्या की घात अगर a की घात m है और a की घात n है तो आधार समान होने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो a की घात m प्लस n, ये हो जाएगा आपका 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। तो 3 की घात आधार समान है 3, तो उसकी घातें जुड़ जाएगी 2 प्लस 3, तो कितना आएगा 3 की घात 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। ये इसका उत्तर है। और इसको सही सोल्व करना चाहो तो फिर सोल्व करके लिख लेना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9, ठीक है। तो 9 इंटू 9 इंटू 3, तो 9 में 81 इंटू 3, तो ये 243 इसके उत्तर आएंगे। ये सोल्व करना है। दूसरा तो ये देख लो, घात की घात क्या होती है, गुणा हो जाएगी। तो पहले हम इस कोष्टक को हल करते थे, घात 3 को, फिर 2 को भी अलग अलग सोल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके अलग अलग घात हो, जैसे आपके a की घात m है और b की घात m है, तो हम इसको a की घात के रूप में लिख सकते हैं 1 बटा b की घात m के रूप में। और a की घात के रूप में हो तो उसको हम अलग अलग घात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम ये a की घात है, इसको अलग अलग घात के रूप में लिखेंगे। यानी कि इसको हम लिखेंगे माइनस का 1 की घात 3 बटे 2 की घात 3, और इसकी घात कितनी आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी 2, माइनस 1 की घात 3, आपके प्लस का ये कितनी भी घात हो माइनस आ जाएगा वापस, तो ये माइनस का 1 और बट्टे में 2 की घात 3 का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इसकी घात आ जाएगी आपके 2। वापस माइनस 1 की घात 2 करेंगे और 8 की घात भी 2 करेंगे, जो कितना आ जाएगा आपके माइनस 1 की घात 2 1 हो जाएगा और 8 की घात 2 का मतलब 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर निकाल लेना है। तो 1/64 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक राजकीय विद्यालय में पर्यावरण पखवाड़े में 25% नीम के पौधे लगाए गए। यदि कुल पौधे 80 हैं तो नीम के पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो नीम के पौधे कितने 25% है, तो आपको 80 का 25% ज्ञात करना है। तो 80 का 25% ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको 80 का 25%। तो ये हो जाएगा आपके 80 इंटू 25 और बट्टे में 100। ये 4 के पार से कट जाएगा, 25 कटेगा एक बार और 100 कटेगा 4 बार। और फिर हम 80 में भाग दे देंगे 4 का, जो कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी कि 0, 20 बार इसका भाग चला जाएगा। तो कितने पौधे नीम के हैं, तो 20 पौधे इसमें नीम के लगाए गए। यानी कि 25% का मतलब चौथा हिस्सा 4 टुकड़े करने 80। 1 मिनट इसको वापस से कर, 80 नहीं 180 है, तो यहाँ पर हम 180 करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम 180 कर देते हैं। तो ये जो है ये 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 45 पौधे आ जाएंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सही कर लेते हैं वापस। 80 नहीं, यहाँ पे 180 है। अगला प्रश्न, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो आसान है ये एक सूत्र बन रहा है यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान कितना है 3x है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर आपको इस रूप में दे रखा हो सवाल तो उसको वापस 3x माइनस 5 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको वापस a प्लस बी a माइनस बी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में ज़रूरी है। और फिर ये त्रिभुज वाला ये आपके नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, पासे को फेंकेंगे तो 1 से लगा के 6 तक की गिनती होगी, 3 4 5 और 6। इसमें से सम कौन कौन से, सम संख्या एक तो आपके 2 4 और 6। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 3/6, यानी कि 1/2 इसका उत्तर आएगा। 1/2 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इन संख्याओं के योग में से इस संख्याओं के योग को घटाना है। तो पहले आपको इनको जोड़ करनी पड़ेगी और फिर इनकी जोड़ भी करनी पड़ेगी, फिर जो भी उत्तर है उसको इसमें से घटा लेना है। तो इसको हम कर लेते हैं। ये 9/14 है, तो ये 9/14 प्लस 9/23, 23/14 माइनस ये 5/14 प्लस माइनस के 4/7। इसको हम सोल्व करेंगे आगे, तो ये आ जाएगा आपके लघुत्तम तो आएगा इसका 14 ही आएगा। नीचे जब लघुत्तम सेम हो तो ऊपर संख्या वैसे वैसे लिख लेते हैं। तो 9 + 23 हो जाएगा ये, माइनस लघुत्तम आएगा इसका 14। 14 का भाग 14 में कितने बार जाएगा
एक बार 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 को हम गुणा करेंगे 4 से तो 2 चौक 8 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 9 और 3 11, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके 23 और 9, तो 9 और 3 12, यानी कि ये हो जाएगा आपके 32/14, और ये हो जाएगा आपके माइनस के 3/14। तो माइनस माइनस यहाँ पे जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये, तो लघुत्तम लेंगे इसके तो इस प्रकार से आएगा 32/14 प्लस 3/14। लघुत्तम एक जैसे संख्या आ जाएगी 14, फिर ये आएगा आपके 32 प्लस 3। 32 और 3 कितने होते हैं 35 होते हैं, तो 35/14 इसका आंसर आएगा। कुछ नया नहीं है, जो कह रखा था वो हमने काम कर लिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ये 3 और 9 से विभाजित होने की आपको संख्या बतानी कि कौन सी संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित होने के लिए आपको अंकों को जोड़ करना पड़ेगी, जोड़ करेंगे और जोड़ में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, जोड़ में 9 का भाग जाएगा तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। इनकी जोड़ करते हैं 1, तो 1 + 8 + 3 + 9, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, और 9 9 18 और 3 कितने हो गए 21। 21 में 3 का भाग तो जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित तो है। 21 में 9 का भाग नहीं जाता है, पूरा नहीं जाएगा, तो 21 में इस संख्या में जो 9 का भाग भी पूरा नहीं जाएगा, यानी कि ये केवल 3 से विभाजित है। दूसरी संख्या चेक करते हैं, 2 2 2 3 6 6 3 7, तो 2 + 3 + 6 + 6 + 3 + 7, जोड़ कर लो इनकी, तो 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27, जोड़ कितनी आ रही है इनकी 27 आ रही है। 27 में 3 का भाग जाता है, 27 में 9 का भाग भी जाता है, इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 से भी विभाजित है, ये संख्या आपके 9 से भी विभाजित होगी। ये वाला सवाल आपके काम का नहीं, इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये निकलने वाला अभी आपके नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर समीकरण का उपयोग करते हुए a² - b² बराबर a + b a - b, इसका आपको उपयोग करते हुए मान ज्ञात करना है। तो ये a + b है, a - b है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं a² - b², तो हम लिखेंगे a² - b²। a का मान कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस b का मान आपके 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये अपने आंसर है। दूसरा है आपके p+, यानी कि ये तो है a + b और ये a - b, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। सेम इसको हम लिखेंगे वापस दूसरा वाला भी, तो a का मान कितना है p² है, तो a को लिखेंगे हम p², यानी कि p² का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे हम q² का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके p की घात 2 दूनी 4 माइनस q की घात 2 दूनी 4। अगर आपको सवाल इस रूप में दे रखा हो तो इसको वापस इस रूप में बदल के ये वाला ला सकते हैं, यानी कि आपको कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपके p की घात 4 माइनस q की घात 4 आ जाएगा। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और ये वाला हम कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में आपको x और y का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आपको ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये जो AD है, यानी ये जो BC है, BC बराबर क्या होगा AD होगा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो इस BC भुजा का मान कितना है 3x + 1 और AD भुजा का मान कितना है 16, तो बराबर में 16, यह आएगा 3x = 16, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो ये बनेगा 3x = 15। बताओ x का मान कितना आएगा 15/3 आ जाएगा, यानी कि x का मान आएगा आपके 5। इसी प्रकार से इसकी जो दूसरी भुजा है, ये वाली भुजा AB है, वो इस DC के बराबर होगी, तो या CD के बराबर होगी, ठीक है। तो DC = AB, ये DC का मान कितना है 5y - 6, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे ये लिखेंगे हम DC = AB, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। DC का मान कितना है 5y - 6 बराबर AB का मान है हमारे पास में 24, माइनस के 6 इधर जाएंगे तो प्लस के 6 बन जाएंगे, तो 5y = 24 + 6, तो 5y बराबर कितना आ जाएगा 24 और 6 कितने होते हैं 30, तो y का मान ज्ञात करने के लिए इस 30 में हम इससे 5 का भाग दे देंगे, जो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो x का मान कितना आया 5 आया, y का मान कितना आया 6 आया। इस प्रकार से आपको ये वाला जो सवाल है वो कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये दे रखा है कि एक समलंब चतुर्भुज में
आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस समलंब चतुर्भुज का जो सूत्र होता है, ये तो होती है इसकी समांतर भुजा ए और बी तो समांतर है और ये इसकी ऊंचाई है। तो इसका सीधा सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी कि ए प्लस बी इंटू उनके बीच की दूरी। 1/2 इंटू ए का मान कितना है 13 प्लस बी का मान कितना है 7 इंटू एच का मान कितना है, एच का मान 8 है। हम यहाँ पे 13 और 7 को पहले जोड़ेंगे तो 1/2 इंटू 13 और 7 कितने होते हैं 20 इंटू 8। ये 2 के बारे से 20 कट जाएंगे, 10 बार कटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 8। तो बराबर उत्तर कितना आ जाएगा इसका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने 2 के पार से इस 20 को काट दिया 10 बार, तो ये यहाँ पे 10 इंटू 8 हमारे 80 आ जाएंगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, सारो गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये इसमें क्या है P, इसमें भी P, इसमें भी P, इसमें भी है, इसमें Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, R R R। तो सब में से P, Q और R बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ एक P बाहर निकला तो कितने P बचेंगे, एक P बचेगा। तो ये बचेगा P, Q और R प्लस इसमें से Q बाहर आएगा तो एक Q बचेगा यहाँ पे, तो ये P, Q और R। इसमें से R बाहर आ गया तो इसमें से क्या बचेगा, इसमें से बचेगा आपके 1 मिनट, इसको वापस कर देते हैं। हाँ ये P, Q, R बाहर निकाल दे तो इधर से केवल P बचेगा, इधर से बचेगा Q और इधर से बचेगा केवल R। ये इसका आंसर आपके आ जाएगा। फिर आपके ये पूछा गया कि इसमें आपको 3m का भाग देना है, तो इसमें से कॉमन निकालेंगे पहले फिर 3m का भाग देंगे। तो ये 18m क्यूब 6m स्क्वायर और 12m, तो इसको हम वापस दूसरे कलर में चेक कर लेते हैं। तो 18m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 12m, इसमें भाग देना है आपके 3m का, 3m का भाग देना है। तो इसमें से कॉमन निकालेंगे, ऊपर से 6 कॉमन निकाल लेंगे तो 6m ऊपर से कॉमन आ जाएगा। तो 6m ऊपर से कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 6 का भाग 18 में 3 बार जाएगा और 1m बाहर आए तो 2m और बचेंगे तो m स्क्वायर बचेगा अंदर, प्लस 6 में 6 का भाग 1 बार जाएगा और 1m बाहर आया तो 1m अंदर बचेगा। 12 में 6 का भाग 2 बार जाएगा और m तो वैसे ही बाहर आ जाएगा और बट्टे में आएगा आपके 3m। अब आपको क्या करना है, इस 3 को यहाँ से हटा देना है, 3m को 6m से 2 बार कटेगा, जो उत्तर आएगा वो आपके आएगा 2 कोष्टक 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के जोड़े समान हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में आसन भुजा का मतलब ये होता है कि उसके जो लगातार 2 भुजाएं हैं उनकी जोड़ का जो मान है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये देखो, एक मिनट इसको हम वापस कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आसन भुजाएं बराबर हैं, तो आसन भुजाओं के जो मान है उसमें बराबर है तो वो हो जाएगा आपके पतंग। आसन भुजाओं के जोड़े बराबर है तो वो हो जाएगा पतंग, और सम्मुख भुजाओं के जोड़े बराबर हो तो वो होगा आपके समांतर चतुर्भुज। थोड़ा सा इसमें वापस देख लेते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाओं के जो जोड़े हैं वो बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये इसका उत्तर हो जाएगा आपके समांतर चतुर्भुज। अगला प्रश्न है, वे बहुभुज जिसके विकर्ण अभ्यंतर हो, जिनके विकर्ण अंदर ही हो, उसको कौन से बहुभुज कहा जाता है। तो इसमें जो अंदर ही होंगे विकर्ण तो उसको हम कहेंगे अभ्यंतर, तो वो हो जाएगा आपके उत्तल, बाहर वाले को कहते हैं अवतल। बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, और विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो लंबवत होते हैं, और ये जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। इसमें समद्विभाजित भी करते हैं और लंबवत भी होते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाहन चालकों के गलतियों को दर्शाए गए हैं, पाई चार्ट की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का ये प्रश्नों के जवाब देने। पहला प्रश्न आपकी ये है कि यातायात नियमों की अवहेलना करने पर कितने प्रतिशत दुर्घटना हुई। तो यातायात नियमों की अवहेलना करने पर देखो ये कितने परसेंट है, 10% है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 10%। फिर आपके दूसरा है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने में कितने प्रतिशत दुर्घटना हुई। तो खतरनाक तरीका ये रहा आपका खतरनाक तरीका, 20% हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 20%। और सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं वाहन चालक की किस गलती से हुई, तो सबसे बड़ा प्रतिशत कौन सा है,
ये 10, 20, 25, 15 और 30 सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये 30 वाला है। तो वाहन तेज गति से चलाना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाहन तेज गति से चलाना, तेज गति से चलाना, ये इसका आपके उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम दुर्घटनाएं वाहन चालक की किस गलती से हुई है? सबसे कम कितना परसेंट है? 10% है। तो सबसे कम तो आपके यातायात नियमों की अवहेलना, तो इसमें लिखेंगे हम यातायात नियमों की अवहेलना, नियमों की अवहेलना, ठीक है, अवहेलना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछेंगे, तो ये आपको कर लेना है। अगला प्रश्न आपके, नवल ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 84,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से ये 1.5 वर्ष के लिए जमा किए, और नवल द्वारा 1.5 वर्ष के पश्चात किए जाने वाले कुल चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, जबकि ब्याज का जो देय है वो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक में हम क्या करते हैं कि ये जो समय होता है उसको डबल कर देते हैं और ब्याज की जो दर होती है उसको आधा कर लेते हैं। बाकी जो तरीका वो सेम ही इसमें रहेगा। और ये दूसरा है कि राहुल ने स्कूटर 25% की हानि पर इतने रुपए में बेचा, तो उसका क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो दोनों में से कोई आपको एक करना है। तो मैं आपको ये ऊपर वाला समझा देता हूँ। इसमें क्या करना है कि दर को आधा करना पड़ेगा, दर को आधा करना पड़ेगा और समय को दुगुना करना पड़ेगा। तो दर तो हो जाएगी आपके, ये 10 की आधी कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी, और 1.5 का डबल कितना होता है? ये 2 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 3 वर्ष। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये ब्याज की जो दर है वो अर्धवार्षिक है। इसको मैं थोड़ी सी इस वाली जगह में सोल्व करके बता देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, इस वाली जगह में मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मूलधन कितना है? तो मूलधन तो है अपने पास में 84,000, और आपको ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र है वो लगाना पड़ेगा, फिर इसमें हम मूलधन वगैरह सभी का मान लिख के ज्ञात करेंगे। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन, जिसको हम पी कहते हैं, मूलधन पी, तो इंटू पी इंटू 1 प्लस दर आर बटे 100 की घात समय टी और माइनस में मूलधन। हमें यहाँ पे मिश्र धन नहीं ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन को वापस माइनस करना पड़ेगा। ये इसको हम पी से लिखते हैं मूलधन को, और दर को हम आर से और समय को हम टी से लिखते हैं। तो मूलधन 84,000, दर 5 और समय 3। यहाँ लिखेंगे हम, ये तो लिखेंगे हम 84,000 इंटू 1 प्लस आर का मान 5 है और बटे में 100, इसकी घात 3 माइनस 84,000, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो ये 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। तो ये आएगा आपके 84,000 इंटू 105 और बटे में 100 की घात 3। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि 105 कैसे आता है। लघुत्तम लेके इसकी जोड़ करते हैं तो 100 में 5 जोड़ के लघुत्तम 100 आएंगे, 100 में 5 जोड़ के 105 आ जाता है, माइनस में 84,000 आएगा। पहले इस कोष्टक को हल करेंगे तो ये 105 और जो आपको 100 दिख रहा है इसको हम 5 के पार से काटेंगे, तो ये कट जाएगा आपके 84, तो वैसे वैसे ही रहेंगे 84,000 इंटू ये 105 कटेंगे 21 बार, और ये 100 कटेंगे आपके 20 बार, और इसकी घात कितनी है? 3 माइनस 84,000, वैसे वैसे ही। ये 84,000 हम सबसे लास्ट में माइनस करेंगे, पहले कोष्टक को और इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 3 बार लिखेंगे। तो 84,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ठीक है, ये लिखेंगे, और माइनस में आएगा आपके 84,000। अब इसको इसके 3 जीरो लग रहे 20 के अलग अलग, 1, 2 और 3 जीरो से 84,000 की तीनों जीरो को हम काट देंगे। बचेगा क्या? ये 84 और नीचे ये 2 2 3 बार है, तो हम इसको अलग अलग काट देते हैं। इस 2 से ये 84 कटेंगे आपके 42 बार, तो इसको हमने 42 बार काटा। फिर एक और 2 बच रहे, तो इस 2 को हम यहाँ से हटा देंगे 1 बार, और ये कटेगा आपके 21 बार। अब जो संख्या बची है आपके पास में, ये 4 बार तो 81 ऊपर 21 ऊपर और 1 बार 2 नीचे, तो हम क्या करेंगे इसमें इसको गुणा करेंगे 21, कलर चेंज कर लेते हैं, 21 यहाँ से एक 21 बचेगा ये, और 3 21 ऊपर और हैं, तो 4 बार 21 लिखेंगे, 21 इंटू 21 इंटू 21, और बटे में आएगा आपके 2 और माइनस में आ जाएगा आपके 84,000। 21 का वर्ग कर लो, 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 इंटू 441, और बटे में आ जाएगा आपका 2 माइनस में 84,000। अब आपको 21 ये 441 को 441 से गुणा करना ही पड़ेगा, तो आपको ये गुणा करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो हमने 441 को 441 से गुणा किया, तो यह आया
1,94,481। अब इसमें हमको 2 का भाग देना है, तो इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। तो 2 का भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 97,240.5 आएगा। तो 97,240.5 माइनस करेंगे इसमें 84,000। अब इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 84,000, ठीक है, इसको माइनस करेंगे 84,000। तो जब हम इसमें से 84,000 माइनस करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो आपके 13,240.5 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो सवाल है आपको समझ में आया होगा। इसमें ऐसा सवाल आपके है और आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इसमें दे रखा है आपको कि इसका जो चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो ये ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, तो आपको समय को डबल करना है, 1.5 का डबल 3 हो जाएगा, और दर आदि और ब्याज आपके ज्ञात करना है। इसमें सूत्र लिखा हमने, इसको हम काट के इस प्रकार से किया तो पूरा जो उत्तर आया वो कितना है, इसका ब्याज 13,240.5 रुपये आया। एक आपके ये है कि ये आपकी बेलन दे रखा है, बेलन की आपको ये ऊंचाई दे रखी, ये त्रिज्या दे रखी है और ये इसकी ऊंचाई दे रखी है। आपको बेलन का जो वक्र प्रस्थि और आयतन इसमें ज्ञात करना है। फिर आपको ये एक क्षेत्र दे रखा है, खेत दे रखा है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास में टोटल है जो कितने चित्र बन रहे हैं, 4 चित्र बन रहे हैं, 1 2 ये 3 है और ये वाला 4 है। तो आपको चारों ही आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करके फिर लास्ट में इसको जोड़ कर लेनी, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये आकृति आपकी 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये वाली 4 है। सबसे पहले हम आकृति 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो आकृति 1 का जो क्षेत्रफल आएगा वो ज्ञात करने के लिए आकृति 1 समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो लगाना पड़ेगा। आकृति 1 का क्षेत्रफल का जो सूत्र लगेगा वो ये लगेगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ए और बी का मान 15 और 30 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए का मान आपके 15 है और बी का मान 30 है, और इंटू एच कितना है, ये एच ये वाला ए से एफ तक एच है, तो ये हो जाएगा आपके 30 इंटू 30। तो ये हो जाएगा आपके 2 के पार से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, ये कटेगा आपके 15 बार। क्या संख्या बचेगी आपके 15 और ये 30 जोड़ेंगे तो 45 इंटू 15। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 के 5 और 15 चौक 60 और 7 77 बनेगा, तो 675 इसका उत्तर आएगा। 1 का 675 आया। अब आपको आकृति 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आकृति 2 का ये तो त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार 30 है और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 60। कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो आ जाएगा आपके 60। तो ये हो जाएगा आकृति 2 में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, आधार है आपके 30 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है आपके 60। तो 2 के पारे से इस 60 को काट दे 30 बार, तो कितना बचा 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 कितने होते हैं, 30 तिया 3 तिया 9, तो 900 हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 900 आएगा। आकृति 3 देखो, आकृति 3 में क्या है, वापस त्रिभुज है, तो वही 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार का मान कितना है, 1/2 इंटू आधार का मान तो ये देखो इसमें 40 और ऊंचाई है इसमें 10, तो 1/2 इंटू 40 इंटू 10 करेंगे, तो 2 के पारे से 40 को काटेंगे तो 20 बार कटेगा, 20 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा आपके 200। ये हमने काट दिया इसको, ये इस 40 को 20 बार काट दिया 2 के पारे से, 2 एक बार कट गया, तो 20 इंटू 10 200 हो गए। अब आकृति 4 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये भी एक त्रिभुज है, ये इसका आधार है 40 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये इसकी जो ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई देख लो, टोटल देखो कितनी है, ये 60 तो ये और 30 है, 90 है, टोटल 90 है। ये टोटल कितनी है, 90 है। इसमें से इस 10 को माइनस कर दो तो कितनी बच जाएगी, ये वाली ऊंचाई 80 बच जाएगी। समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से यहाँ तक 30 है और इस एफ से इस यहाँ बिंदु तक आपकी कितनी है, डी तक, ये 60 है, तो टोटल कितनी होगी, 90 हो गई। और 90 में से आपको ये 10 घटा लेनी है, जो बचेगी वो यहाँ से जी से लगा के ए तक की आ जाएगी। तो 90 में से 10 को घटाएंगे तो ये मान कितना आ जाएगा आपके, ये 80 आ जाएगा। तो इसकी ऊंचाई जो है आपके 80 है, आधार 40 है और ऊंचाई 80 है। तो ये आकृति 4 का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार कितना आएगा, आधार तो आएगा 40 इंटू ऊंचाई आएगा आपके 80। 2 के पारे से इस 40 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 2 के पारे से ये कटेगा 20 बार। तो ये 20 को गुणा कर लो आप 80 से, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, तो 1600 इसका उत्तर आ जाएगा, 1600 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर स्क्वायर। आपको पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे। तो पूरे खेत का क्षेत्रफल, पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना आएगा, बराबर आकृति ए का क्षेत्रफल प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। आकृति ए का क्षेत्रफल कितना आया, आकृति ए का क्षेत्रफल आया आपके सबसे पहले 675। कितना आया ये 675, तो ये आ जाएगा आपके 675 प्लस 2 का कितना है 900 प्लस 3 का कितना है 3 का 200 और 4 का कितना है 4 का है आपके 1600। इन सभी को हम जोड़ कर लेंगे। तो ये देखो 2 2 0 सबके, तो 75 वैसे ही आ जाएगा। ये 75 पहले लिख लो, फिर 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 8 और 9 कितने होते हैं 17 17 और 6 कितने हो जाएंगे 23। तो 23 के 3 हासिल के 2 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 3375 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये इस प्रकार से आपके सवाल आएंगे, इनको आप अच्छी प्रकार से समझ लेना। एक सवाल अंतिम और आपके, अच्छा ये 23वां, ये देख लेते हैं। वर्ग की रचना करनी है जिसका एक विकर्ण दे रखा है। तो वर्ग का विकर्ण दे रखा है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये विकर्ण दे रखा है तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो सबसे पहले या विकर्ण की जगह अगर आपको मान लो ये भुजा दे दे तो पहले भुजा वाला समझ लो, फिर विकर्ण वाला भी समझा देंगे। तो आपको क्या करना है, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में उसके जो चारों कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, 90 डिग्री का होता है। तो एक लाइन खींच लेनी है, फिर इसको नाम देना है ए और इसको नाम देना है बी। और ये मान लो आपके 5.6 सेंटीमीटर भुजा है ये, यहाँ पे ए और बी आपके 5.6 सेंटीमीटर है। अब इस पे भी 90 का कोण बनाना है, इस पे भी 90 का कोण बनाना है। तो आप इस प्रकार से या फिर इसके इसमें डी से 90 का कोण बना देना इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें फिर आपको यहाँ पर 5.6 का आपको चाप काटना है, प्रकार को 5.6 खोलना है, यहाँ चाप काटना है, यहाँ चाप काटना है, फिर इनको सीधा मिलान कर लेना है। इस प्रकार से जो आपकी आकृति बनेगी वो एक वर्ग की आकृति आ जाएगी। इसको नाम देना सी, इसको नाम देना डी, और आपको पूरी आकृति का जो रचना है लिख लेनी है। अगला प्रश्न आपके जिसमें पूछा गया है कि इसमें आलेख खींचना है। ये ग्राफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे खींचना है वो समझ लो। देखो ग्राफ के लिए क्या करना है, समय तो ले लेना ये आपके एक्स अक्ष पे और ये ले लेना आपको वाई अक्ष पे। समय में कितना गैप है, 1 1 साल का है, तो एक्स अक्ष का जो पैमाना होगा वो 1 सेमी बराबर 1 वर्ष होगा। और वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा, 1 बराबर ये 50 का गैप है तो 50 लिख लेना, 1 बड़ा खाना बराबर आपके क्या आ जाएगा, ये 50 रुपये आ जाएगा। और ये इसका पैमाना हो जाएगा और इसको हम ग्राफ के रूप में बता देते हैं। तो आपको जो इसमें ग्राफ मिलेगा उसमें इस प्रकार से लाइन खींचनी है, आड़ी लाइन, वहाँ पर आपको एक्स अक्ष लिख लेना है, खड़ी लाइन पे वाई अक्ष लिखना है, और ये एक्स अक्ष पे आपको समय ले लेना है और वाई अक्ष पे आपको ब्याज ले लेना है। यहाँ पे ब्याज आ जाएगा ये इस तरह से, और इस तरह आपके समय आ जाएगा। पहला आपके 1 वर्ष में 50 है तो पहले पे आपको 50 पे मिलान करना है, दूसरे पे 100 है तो आपको 100 पे मिलान करना है, तीसरे में आपके 150 है तो आपको 150 पे मिलान करना है, चौथे में आपके 200 हो तो 200 पे इसको मिलान कर लेना है। ये चारों बिंदु एक साथ लग जाएंगे, 5 हो तो 5 बिंदु लगा देना, फिर इसमें आपको जो सीधी लाइन खींच लेनी है, इन सभी को मिलान कर लेना है, आपकी इस प्रकार से एक सीधी लाइन बन जाएगी। तो ये जो ग्राफ आया वो आपसे पूछे क्या ये रेखिक आलेख है, तो हाँ ये एक रेखिक आलेख है। आपसे पूछे कि ये मूल बिंदु से गुजर रहा है क्या, तो हाँ ये मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो ये था आपके एक मॉडल पेपर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये सारे के सारे पेपर। इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में और ऐप के अंदर, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना पूरी पीडीएफ, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना, और प्ले स्टोर से अपना जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।